अगर बात भारत की वास्तुकला की जाए तो भारत की हर वास्तुकला अपने आप में एक अजूबा है। आज हम बात करेंगे मंदिर वास्तुकला की शैलियों के बारे में, जिनमें शामिल है वास्तुकला की नागर शैली और वास्तुकला की द्रविड़ शैली, जो भारत की उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से संबंध रखती है। पहले बात करेंगे हम वास्तुकला की नागर शैली के बारे में। 5वीं शताब्दी के पश्चात भारत के उत्तरी भाग में मंदिर वास्तुकला की एक भिन्न शैली विकसित हुई, जिसे नागर शैली के रूप में जाना जाता है। नागर शैली की कुछ विशेषताएं हैं। मंदिरों में सामान्य रूप से मंदिर निर्माण करने की पंचायतन शैली का अनुपालन किया गया। मुख्य देव मंदिर के सामने सभाकक्ष या मंडप स्थित होते थे। गर्भगृह के बाहर नदी देवियों गंगा, यमुना की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता था। मंदिर परिसर में जल का कोई टैंक या जलाशय नहीं होता था। मंदिर को सामान्य रूप से भूमि से ऊंचे बनाए गए मंच पर निर्मित किया जाता था। द्वार मंडपों के निर्माण में स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। अगर बात करें इसकी और विशेषताओं के बारे में, तो मंदिर परिसर चार दीवारी से घिरा नहीं होता था और प्रवेश द्वार भी नहीं होता था। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होता था और जो ढका हुआ होता था। अब हम बात करेंगे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के बारे में। चोल शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिर बनवाए गए। इनमें पल्लव वास्तुकला की निरंतरता थी, पर साथ ही कुछ बदलाव भी थे। इसे मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाने लगा। द्रविड़ शैली की भी कुछ विशेषताएं हैं। नागर मंदिरों के विपरीत द्रविड़ शैली के मंदिर ऊंची चारदीवारी से घिरे होते थे। सामने की दीवार में एक ऊंचा प्रवेश द्वार होता था, जिसे गोपुरम कहा जाता था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में पिरामिड नुमा शिखर होते थे, जो घुमावदार नहीं बल्कि ऊपर की तरफ सीधे होते थे। द्रविड़ वास्तुकला में केवल मुख्य मंदिर के शीर्ष पर ही विमान होता था। इसमें नागर वास्तुकला के विपरीत अन्य सहायक मंदिरों पर विमान नहीं होता था। अगर और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, तो गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल, मिथुन और यक्ष की मूर्तियां होती थी। मंदिर परिसर के अंदर तक जलाशय की उपस्थिति द्रविड़ शैली की एक अद्वितीय विशेषता थी। तो आज इस पोस्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।